लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी चुगद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लड़कों और लड़कियों के माशिकों का जिक्र हो रहा था। प्रकाश, जो बहुत देर से खामोश बैठा, अंदर ही अंदर बहुत शिद्दत से सोच रहा था, एकदम फट पड़ा। सब बकवास है। 100 में से 99 माशिके निहायत ही भौंडे और लच्चर और बेहुदा तरीकों से अमल में आते हैं। एक बाकी रह जाता है, उसमें आप अपनी शायरी रख लीजिए या अपनी ज़ेहानत और ज़कावत भर दीजिए। मुझे हैरत है, तुम सब तजुर्बेकार हो, औसत आदमी के मुकाबले में ज़्यादा समझदार हो। जो हकीकत है तुम्हारी आंखों से ओझल भी नहीं। फिर ये क्या हिमाकत है कि तुम बराबर इस बात पर जोर दिए जा रहे हो कि औरत को राग़िब करने के लिए नर्म नाजुक शायरी, हसीन व जमील शक्ल और खुशवज़ा लिबास, इत्र, लेवेंडर और जाने किस किस खुराफात की ज़रूरत है। और मेरी समझ से ये चीज़ तो बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोचकर एक स्कीम बनाने की क्या ज़रूरत है। चौधरी ने जवाब दिया, हर काम करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। प्रकाश ने फौरन कहा, मानता हूं, लेकिन ये इश्क लड़ाना मेरे नज़दीक बिल्कुल काम नहीं। ये एक भाई, तुम क्यों गौर नहीं करते? कहानी लिखना एक काम है, इसे शुरू करने से पहले सोचना जरूरी है। लेकिन इश्क को आप काम कैसे कह सकते हैं? ये एक मेरा मतलब है, इश्क मकान बनाना नहीं जो आपको पहले नक्शा बनवाना पड़े। एक लड़की या औरत अचानक आपके सामने आती है, आपके दिल में कुछ गड़बड़ सी होती है, फिर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो साथ लेटी हो। इसे आप काम कहते हैं? ये एक हैवानी तलब है जिसे पूरा करने के लिए हैवानी तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए। जब एक कुत्ता कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो बैठकर स्कीम तैयार नहीं करता। इसी तरह सांड जब बू सूंघ कर गाय के पास जाता है तो उसे बदन पर इत्र लगाना नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर हम सब हैवान हैं। इसलिए इश्क व मोहब्बत में जो दुनिया की सबसे पुरानी तलब है, इंसानियत का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि शेर व शायरी, मुसव्वरी, सनम तराशी, ये सब फ़ुनून लतीफ़ा महज बेकार हैं। प्रकाश ने सिगरेट सुलगाए और अपना जोश बाक़दर एक किफ़ायत इस्तेमाल करते हुए कहा, महज बेकार नहीं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब ये था कि फ़ुनून लतीफ़ा के वजूद का बाइस औरत है। फिर ये बेकार कैसे हुए? असल बात यह है कि उनके वजूद का बाइस खुद औरत नहीं है, बल्कि मर्द की औरत के मुतल्लिक हद से बढ़ी हुई खुशफहमी है। मर्द जब औरत के मुतल्लिक को सोचता है तो और सब कुछ भूल जाता है। वो चाहता है कि औरत को औरत न समझे। औरत को महज औरत समझने से उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। चुनांचे वो चाहता है कि उसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखे। यूरोपीय ममालिक में जहां औरतें फैशन की दिलदादा हैं, उनसे जाकर पूछो कि उनके बालों, उनके कपड़ों, उनके जूतों के नित नए फैशन कौन ईजाद करता है। चौधरी ने अपने मखसूस बेतकल्लुफाना अंदाज में प्रकाश के कांधे पर हौले से तमाचा मारा। तुम बहक गए हो यार। जूतों की डिज़ाइन कौन बनाता है? सांड गाय के पास जाता है तो उसे लेवेंडर लगाना नहीं पड़ता। यहां बातें हो रही थी कि लड़कों और लड़कियों के वही रूमान कामयाब होते हैं जो शरीफाना खतूत पर शुरू हों। प्रकाश के होंठों के कोने तंज से सिकुड़ गए। चौधरी साहब किबला, आप बिल्कुल बकवास करते हैं। शराफत को रखिए आप अपने सिगरेट के डिब्बे में, और ईमान से कहिए वो लौंडिया जिसके लिए आप पूरा 1 बरस रूमालों को बेहतरीन लेवेंडर लगाकर स्कीमें बनाते रहे, क्या आपको मिल गई थी? चौधरी साहब ने किसी कदर खिसियाना होकर जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती थी। किससे? किस उल्लू के पट्टे से? एक फेरी वाले बाजार से जिसको ना तो गालिब के शेर याद थे, न कृष्णचंद्र के अफसाने, जो आपके मुकाबले में लेवेंडर लगे रूमाल से नहीं बल्कि अपने मैले तहमद से नाक साफ करता था। प्रकाश हंसा। चौधरी साहब किबला, मुझे याद है आप बड़ी मोहब्बत से उसे खत लिखा करते थे। उनमें आसमान के तमाम तारे नोच कर आपने चिपका दिए, चांद की सारी चांदनी समेट कर उनमें फैला दी। मगर उस फेरी वाले बजाज ने आपकी लौंडिया को, जिसकी जहनी रिफियत के आप हर वक्त गीत गाते थे, जिसकी नफासत पसंद तबीयत पर आप मर मिटे थे, एक आंख मारकर अपने थानों की गठरी में बांधा और चलता बना। इसका जवाब है आपके पास? चौधरी मिनमिनाया,
मेरा ख्याल है जिन खतूत पर मैं चल रहा था गलत थे। उनका नफ्सियाती मुताला भी जो मैंने किया था दुरुस्त साबित न हुआ। प्रकाश मुस्कुराया। चौधरी साहब किबला, जिन खतूत पर आप चल रहे थे यकीनन गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो आपने किया था 100% नादुरुस्त था, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कि आपको ख़ुदकुशी और नफ्सियाती मुताले की जहमत उठानी ही नहीं चाहिए थी। नोटबुक निकालकर उसमें लिख लीजिए कि 100 में से 100 मक्खियां शहद की तरफ भागी आएंगी और 100 में से 99 लड़कियां भौंडेपन से माइल होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ इतना नहीं था जितना खुद प्रकाश की तरफ था। चौधरी ने सर को जुम्बिश दी और कहा, तुम्हारा फलसफा मैं कभी नहीं समझ सकता। आसान बात को तुमने मुश्किल बना दिया है। तुम आर्टिस्ट हो और नोटबुक निकालकर ये भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कमबख्तों की बेवकूफ़ी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, पर जब किसी औरत से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि 1 गज दूर खड़ी औरत तक पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे वो औरत आंखों से ओझल कैसे हो गई। चौधरी साहब किबला, निकालिए अपनी नोटबुक और ये लिख लीजिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगद हैं। चौधरी खामोश रहा और एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश चौधरी को आईना बनाकर उसमें अपनी शक्ल देख रहा है और खुद को गालियां दे रहा है। मैंने उसे कहा, प्रकाश, ऐसा लगता है चौधरी के बजाय तुम अपने आप को गालियां दे रहे हो। खिलाफ तवक्को उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, यानी मैं भी। जब 2 और 2 4 बनते हैं तो खुश नहीं होता। मैं भी किबला चौधरी साहब की तरह अमृतसर के कंपनी बाग में औरत से मिलकर फ्रंटियर मेल से पेशावर जाता हूं और वहां आंखें मलमल कर सोचता हूं मेरी महबूबा गायब कहाँ हो गई। ये कहकर प्रकाश खूब हंसा। फिर चौधरी से मुखातिब हुआ, चौधरी साहब किबला, हाथ मिलाइए। हम दोनों फिसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि उसे दौड़ना है, ये नहीं कि काम और वक्त का सवाल हल करने बैठ जाए। इतने कदमों में इतना फासला तय होता है तो इतने कदमों में कितना फासला तय होगा। इश्क ज्योमेट्री है ना अलजेब्रा, बस बकवास है। चूंकि बकवास है इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्या बकवास करते हो? तो सुनो। प्रकाश जमकर बैठ गया। मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। 2 बरस हुए वो एक जरूरी काम से चंबा गया। 2 रोज के बाद लौटकर उसे डलहौजी चला आना था। उसके फौरन बाद अमृतसर पहुंचना था, मगर 3 महीने तक वो लापता रहा। न उसने घर खत लिखा न मुझे। जब वापस आया तो उसकी जबानी मालूम हुआ कि वो 3 महीने चंबा ही में था। वहां की एक खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो गया था। चौधरी ने पूछा, नाकाम रहा होगा? प्रकाश के होंठों पर मानीखेज मुस्कुराहट पैदा हुई। नहीं नहीं, वो कामयाब रहा। जिंदगी में उसे एक शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। 3 महीने वो चंबा की सर्दियों में ठिठुरता और उस लड़की से इश्क करता रहा। वापस डलहौजी आने वाला था कि पहाड़ी की एक पगडंडी पर उस काफिर जमाल हसीना से उसकी मुठभेड़ हुई। तमाम कायनात सिकुड़कर उस लड़की में समा गई और वो लड़की फैलकर वालहाना वुसअत इख्तियार कर गई। उसको मोहब्बत हो गई थी। किबला चौधरी साहब, सुनिए। 15 दिनों तक मुतवातिर वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंबा की यखबस्ता फिजा में दिल के अंदर दबाए छुप छुप कर दूर से उस लड़की को देखता रहा, मगर उसके पास जाकर उससे हम कलाम होने की हिम्मत न कर सका। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि दूरी कितनी अच्छी चीज़ है। ऊंची पहाड़ी पर वो बकरियां चरा रही है, नीचे सड़क पर उसका दिल धड़क रहा है। आंखों के सामने ये शायराना मंजर लाइए और दाद दीजिए। उस पहाड़ी पर आशिक सादिक खड़ा है, दूसरी पहाड़ी पर उसकी सीमी बदन महबूबा, दरमियान में शफ़ाफ पानी का नाला बह रहा है। सुबहान अल्लाह, कैसा दिलकश मंजर है। चौधरी साहब किबला। चौधरी ने टोका, बकवास मत करो, जो वाकया है उसे बयान करो। प्रकाश मुस्कुराया, तो सुनिए। 15 दिन तक मेरा दोस्त इश्क के जबरदस्त हमले के असरात दूर करने में मसरूफ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस चला जाना चाहिए।
उन 15 दिनों में उसने कागज पेंसिल लेकर तो नहीं, लेकिन दिमाग ही दिमाग में उस लड़की से अपनी मोहब्बत का कई बार जायजा लिया। लड़की के जिस्म की हर चीज उसे पसंद थी, लेकिन ये सवाल दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या एकदम बगैर किसी तारुफ के वो उससे बातें करना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता था? क्यों हो कैसे नहीं सकता? मगर फर्ज कर लिया जाए उसने मुंह फेर लिया, जवाब दिए बगैर अपनी बकरियों को हाँकती पास से गुजर गई। जल्दबाजी कभी बार आवर नहीं होती, लेकिन उसे बात किए बगैर उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? एक तरीका है, वो ये कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसको अपनी तरफ रागिब किया जाए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सवाल ये है, रागिब कैसे किया जाए? हाथ से, इशारा? नहीं, बिल्कुल पूछ है। सो किबला चौधरी साहब, हमारा हीरो इन 15 दिनों में यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बावली पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो के दिल की बाँछें खिल गई, लेकिन टांगें कांपने लगी। आपने अब टांगों के मुतल्लिक सोचना शुरू किया, लेकिन जब मुस्कुराहट का ख्याल आया तो अपनी टांगें अलग कर दी और उस लड़की की पिंडलियों के मुतल्लिक सोचने लगा जो उठी हुई घघरी में से उसे नजर आई थी। कितनी सुडौल थीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो उन पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर सकेगा। 15 दिन और गुजर गए। उधर वो मुस्कुराकर पास से गुजरती रही, इधर हमारे हीरो साहब जवाबी मुस्कुराहट की रिहर्सल करते रहे। 1.25 महीना हो गया और उनका इश्क सिर्फ होंठों पर ही मुस्कुराता रहा। आखिर एक दिन खुद उस लड़की ने मोहे खामोशी तोड़ी और बड़ी अदा से एक सिगरेट मांगा। आपने सारी डेबिया हवाले कर दी और घर जाकर सारी रात कपकपाहट पैदा करने वाले ख्वाब देखते रहे। दूसरे दिन एक आदमी को डलहौजी भेजा और वहां से सिगरेटों के 15 पैकेट मंगवाकर एक छोटे से लड़के के हाथ अपनी महबूबा को भिजवा दिए। जब उसने अपनी झोली में डाले तो आपके दिल को दूर खड़े बहुत मसरत महसूस हुई। होते होते वो दिन भी आ गया जब दोनों बैठकर बातें करने लगे। कैसी बातें? किबला चौधरी साहब बताइए, हमारा हीरो क्या बातें करता था उससे? चौधरी ने उसको उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम? प्रकाश मुस्कुराया, मुझे मालूम है किबला चौधरी साहब। घर से चलते वक्त वो बातों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार करता था। मैं उससे ये कहूंगा, मैं उससे ये कहूंगा, जब वो नाली के पास कपड़े धोती होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसकी आंखें मींच लूंगा, फिर उसकी बगलों में गुदगुदी करूंगा। लेकिन जब उसके पास पहुंचता और आंखें मींचने और गुदगुदी करने का ख्याल आता तो उसे शर्म आ जाती। क्या बचपना है! और वो उससे कुछ दूर हटकर बैठ जाता और भेड़ बकरियों की बातें करता रहता। कई दफा उसे ख्याल आया, कब तक ये भेड़ बकरियां उसकी मोहब्बत चढ़ती रहेंगी। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए और अभी तक वो उसके हाथ तक नहीं लगा सका। मगर वो सोचता कि हाथ लगाए कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता बहाने से हाथ लगाना बिल्कुल बकवास है। लड़की की तरफ से उसे खामोश इजाजत मिलनी चाहिए कि वो उसके बदन के जिस हिस्से को भी चाहे हाथ लगा सकता है। अब खामोश इजाजत का सवाल आ जाता है, उसे कैसे पता चल सकता है उसने खामोश इजाजत दे दी है? किबला चौधरी साहब, उसका खोज लगाते लगाते 15 दिन और गुजर गए। प्रकाश ने सिगरेट सुलगाया और मुंह से धुआं निकालते हुए कहने लगा, इस दौरान में वो काफी घुल मिल गए थे, लेकिन इसका असर हमारे हीरो के हक में बुरा हुआ। दौरान गुफ्तगू में उसने लड़की से अपने ऊंचे खानदान का कई बार जिक्र किया था। अपने ओबाश दोस्तों पर कई बार लानतें भेजी थीं जो पहाड़ी देहातों में जाकर गरीब लड़कियों को खराब करते थे। कभी दबी जबान में, कभी बुलंद बांग अपनी तारीफ भी की थी। अब वो कैसे उस लड़की पर अपनी शहवानी ख्वाहिश जाहिर करता? जाहिर था कि मामला बहुत टेढ़ा और पेचदार हो गया था, मगर उसका जज्बे शक सलामत था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि एक रोज खुद लड़की ही अपना आप थाली में डालकर उसके हवाले कर देगी। इस उम्मीद में चुनांचे कुछ दिन और बीत गए। एक रोज कपड़े धोते धोते लड़की ने, जबकि हाथ साबुन से भरे हुए थे, उससे कहा, तुम्हारी माचिस खत्म हो गई, मेरी जेब से निकालो। ये जेब ऐन उसकी छाती के उभार के ऊपर थी। हमारा हीरो झेंप गया। लड़की ने कहा, निकाल लो ना। थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियां बड़ी एहतियात से उसकी जेब में डाली। माचिस बहुत नीचे थी। घबराया कहीं और न जाकर टकराए, चुनांचे बाहर निकाल ली और अपनी खाली माचिस से तीली निकालकर सिगरेट सुलगाया और लड़की से कहा, तुम्हारी जेब से माचिस फिर कभी निकालूंगा। ये सुनकर लड़की ने शरीर शरीर नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी।
हमारे हीरो ने आधा मैदान मार लिया। दूसरा आधा मारने के लिए वो इसकी में सोचने लगा। एक रोज सुबह सवेरे नाले के उस तरफ बैठा, दूसरी तरफ नदी पर उस लड़की को बकरियां चराते देख रहा था और उसकी उभरी हुई जेब के माल पर गौर कर रहा था कि नीचे सड़क पर बावली के पास एक मोटर लारी रुकी। सिख ड्राइवर ने बाहर निकलकर पानी पिया और उस लड़की की तरफ देखा। मेरे दिल में एक जलन सी पैदा हुई। बावली की मुंडेर पर खड़े होकर इस मोबिल आयल से लिथड़े हुए सिख ड्राइवर ने फिर एक बार सावित्री की तरफ देखा और अपना गलीज हाथ उठाकर उसे इशारा किया। मेरे जी में आए पास पड़ा हुआ पत्थर उस पर लुढ़का दूं। इशारा करने के बाद उसने दोनों हाथ मुंह के इधर उधर रखकर निहायती भौड़े तरीके से पुकारा, ओ जानी मैं सदके जाऊं। मेरे तन बदन में आग लग गई। सिख ड्राइवर ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरा दिल घुटने लगा। चंद मिनटों ही में वो हरामजादा उसके पास खड़ा था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर उसने कोई बदतमीजी की तो वो छड़ी से उसकी ऐसी मरम्मत करेगी कि सारी उम्र याद रखेगा। मैं उधर से निगाह हटाकर उस मरम्मत के बारे में सोच रहा था कि एकदम दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं भागा नीचे, सड़क की तरफ बावली के पास पहुंचकर सोचा, क्या हिमाकत है, तशवीश कैसी। लेकिन फिर ख्याल आया कहीं वो उल्लू का पट्टा दराज दस्ती न कर बैठे, इसलिए पहाड़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। जगह जगह खारदार झाड़ियां थीं, उनको पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। बहुत दूर ऊपर चला गया, पर वो दोनों कहीं नजर न आए। हाँपते हाँपते मैंने अपने सामने की झाड़ी पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। क्या देखता हूं कि झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थरों पर सावित्री लेटी है और उस गलीज ड्राइवर की दाढ़ी उसके चेहरे पर बिखरी हुई है। मेरे जिस्म के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए मेरे दिल में पैदा हुईं। लेकिन एक लहजे के लिए सोचा तो महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा चुगद मैं हूं। उसी वक्त नीचे उतरा और सीधा लारियों के अड्डे का रुख किया। प्रकाश के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी चुगद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।